Hello everyone, welcome to my YouTube channel Future Scholar Guide. In our last video, we discussed the application guidelines for Global Korea Scholarship, and today in this video we will going to discuss how to fill the application form for Global Korea Scholarship undergraduate degree program. As you can see कि ये फॉर्म 2025 का है, which means कि इसकी एप्लीकेशन लास्ट ईयर सितंबर टू अक्टूबर 2024 में क्लोज हो चुकी हैं और वो स्टूडेंट जो 2026 में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं वो इस साल सितंबर के मंथ में वो फॉर्म फिल करेंगे जो स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाएगा और फिर अपनी रिस्पेक्टिव ट्रैक के थ्रू उसे सबमिट करेंगे। अगर हम बात करें एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक में, तो एम्बेसी ट्रैक में एक एप्लीकेंट 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है और यूनिवर्सिटी ट्रैक में वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। एम्बेसी ट्रैक की कंडीशन में एक एप्लीकेंट इस फॉर्म को 4 टाइम्स फिल करेगा, 1 फॉर द एम्बेसी एंड 3 फॉर द यूनिवर्सिटीज़। और यूनिवर्सिटी ट्रैक की केस में ये फॉर्म सिर्फ एक ही मरतबा फिल होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिमेनिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेंट इंटरनेशनल पोस्ट के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा। लेट्स से हम बात करते हैं कि ये फॉर्म हम एम्बेसी ट्रैक के लिए फिल कर रहे हैं, तो आपने एम्बेसी ट्रैक के बॉक्स को डबल क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इस फॉर्म को वर्ड में फिल करें, क्योंकि हैंड राइटिंग्स का इशू बनता है और आपकी एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो सकती है। अगर हम नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग द एप्लीकेशन में बात करें, तो एम्बेसी के ट्रे केस में आप सबसे पहले यहाँ पे एक सेट जो बनाएंगे उसमें आप अपनी साउथ कोरियन एम्बेसी का नाम लिखेंगे जो कि आपको गूगल से एग्जैक्ट मिल जाएगा, और बाकी 3 केसेस में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट में आप अपना नाम लिखेंगे और अपना ऑर्डर, फैमिली, गिवन और मिडिल लिखेंगे। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का नाम हिरा फातिमा है तो वो फातिमा पहले लिखेगी एंड देन कोमा एंड देन हिरा लिखेगी। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आप अपनी कंट्री का नेम लिखेंगे, जैसे कि पाकिस्तान। हम आगे हमारे पास एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमने सबमिट करने हैं। ये पेज आपकी एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज होता है। इस पेज को आपने कभी भी मिस नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म 1 टू 6 आते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट में हैं। इसमें आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, पर्सनल स्टेटमेंट है, आपका स्टडी प्लान है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि आपको आपके प्रीवियस टीचर या प्रोफेसर से मिलेगा, आपका एप्लीकेंट एग्रीमेंट है और मेडिकल असेसमेंट है। ये 6 फॉर्म्स आपके लिए हर कंडीशन में मैंडेटरी हैं कि आपने सबमिट ही करने हैं। अगर इनमें से कोई एक फॉर्म भी मिस होता है तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एवेल्यूएशन के प्रोसेस से। आगे हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसमें से 7 टू 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कोई एप्लीकेंट बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है विद दी हाई स्कूल बैकग्राउंड, तो वो 8 और 9 को फिल करेगा और 7 में आप अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करेंगे जो कि नादरा की साइड से आपको इशू होता है। और अगर कोई स्टूडेंट बैचलर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करा है लेकिन उसने पाकिस्तान में पहले एसोसिएट डिग्री भी की हुई है, तो वो अपनी हाई स्कूल प्लस एसोसिएट डिग्री के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा। बैचलर के केस में आप 7, 8, 9 डॉक्यूमेंट फिल करेंगे अगर आपका हाई स्कूल बैकग्राउंड है, और अगर आपका हाई स्कूल प्लस एसोसिएट डिग्री बैकग्राउंड है फॉर बैचलर्स, तो आप 7 से लेके 11 तक सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 12 टू 14 आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट पे ये चीज़ एप्लीकेबल है तो हम इसके कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आगे हमारे पास आते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स 15, 16 एंड 17। 15 डॉक्यूमेंट आपका टॉपिक का स्कोर होता है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर कोई स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए हाईली रिकमेंड है कि वो 15 नंबर को ज़रूर अटैच करें, आइदर टॉपिक को या फिर आइल्स या टोफल के सर्टिफिकेट को। आइदर ये बेशक ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी इसकी एवेल्यूएशन के वक्त इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। 16 में आपके पास जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर के सर्टिफिकेट्स हैं आपने उनकी कॉपीज अटैच करनी है, एंड 17 में एप्लीकेंट ने अपने पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है। और ये 15, 16, 17 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपकी फ़ोटो स्टेट कॉपीज़ होंगी। अगर टॉपिक के केस में आपने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। याद रखिए कि डॉक्यूमेंट नंबर 7 से लेकर डॉक्यूमेंट नंबर 12 तक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आप अपने अपोस्टाइल करेंगे। और जब आप एक मरतबा इस सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे तो आपने पेन से जब इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है तो फिर आपने इस कॉलम चेक के कॉलम को टिक करना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं इसमें। हम फॉर्म नंबर 1 की बात करें जो कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का फॉर्म है। सबसे पहले हमारे पास वो पूछ रहा है कि आपका ट्रैक कौन सा है एप्लीकेशन का। हम क्लिक करते हैं कि हमारा एम्बेसी ट्रैक है। अब एम्बेसी ट्रैक में जैसे कि गाइडलाइन से मेंशन है कि आपके पास 3 तरह का डिफरेंट
कोटा है, जर्नल, ओवरसीज एंड RITIs। पाकिस्तान के केस में आप जर्नल को क्लिक करेंगे बिकॉज हमारी सीट्स ही जर्नल की अवेलेबल है। अगर आप डिग्री कौन सी अप्लाई करें वो आपसे पूछ रहा है। अगर आप बैचलर्स या एसोसिएट में किसी में भी एक में अप्लाई करें तो आप उसको क्लिक करें। हम बैचलर्स में अप्लाई करें हैं, हम बैचलर्स को क्लिक करते हैं। वो आपसे आपका डिज़ायर फील्ड ऑफ डिवीजन पूछ रहा है और वो आपसे ये कह रहा है कि इस कॉलम को फिल करते हुए आप यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल को ज़रूर एक मरतबा रेफ़र करें। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से आप आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आपको नहीं पता कि इनमें से आपका जो प्रोग्राम है वो आइदर लिबरल आर्ट्स में फ़ॉल करता है या आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में लाई करता है। तो इसके लिए जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर जाके कैसे डाउनलोड करना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज़ की फ़ाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। अब इनमें से मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ाइल ए से जे है उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगी तो मेरे पास सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पहली यूनिवर्सिटी को ओपन करती हूँ और इसकी ये एक्सेल फाइल ओपन करती हूँ तो मुझे बता रहा है कि अवेलेबल डिपार्टमेंट की लिस्ट है। अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि हमारा फील्ड ऑफ डिवीजन, अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है तो वो उसका इंजीनियरिंग है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा हिस्ट्री में अप्लाई कर रहा है तो उसका फील्ड ऑफ डिवीजन ह्यूमैनिटीज़ है। तो आपने इस कॉलम को देखते हुए जो भी आप प्रोग्राम इस एक्सेल शीट्स में से सिलेक्ट करेंगे वो आपने फील्ड ऑफ डिवीजन को देखते हुए फॉर्म में क्लिक करना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है तो हम इंजीनियरिंग को क्लिक करेंगे। आगे हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट में आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे, जैसे कि आपका फैमिली नेम, आपका गिवन नेम। फैमिली नेम से मेरा आपका सर नेम है और गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम होता है। आपने अपनी 3x4 सेंटीमीटर की पिक्चर लगानी है वाइट या इधर ब्लू बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है जो कि उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, ईयर, मंथ और डेट। फिर आपने अपना जेंडर बताना है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपने बतानी है अपनी। आपने कोरियन सिटीजनशिप और एप्लीकेंट पेरेंट्स की कोरियन सिटीजनशिप में नो क्लिक करना है। अगर आप येस क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन की प्रोसेस से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे बिकॉज ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी सिटीजनशिप साउथ कोरिया के अलावा किसी और कंट्री की होनी चाहिए। एड्रेस में आप अपनी हाउस का एड्रेस लिखेंगे जो कि आपकी CNIC पे अवेलेबल है। अपना फ़ोन नंबर एप्लीकेंट अपना दे और अपनी ईमेल आईडी जो कि इसके एग्जैक्ट नेम से है ताकि कल को एम्बेसी या यूनिवर्सिटी उस पर कॉन्टेक्ट कर सके। अगर किसी स्टूडेंट के पास लैंग्वेज एबिलिटीज़ में टॉपिक लेवल का टेस्ट है तो वो उसे यहाँ पे क्लिक करे। लेट्स से अगर किसी एप्लीकेंट के पास टॉपिक लेवल 4 है तो मैं इस बॉक्स को क्लिक करूँगी और मैं बताऊँगी कि वो टेस्ट किस दिन हुआ था और कहाँ पे उसकी डेट क्या थी। अगर लेट्स से मेरे पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो मैं टॉपिक को क्लिक करूँगी या फिर आइल्स या टोफल में से किसी एक को। अगर किसी एप्लीकेंट के पास दोनों हैं तो वो दोनों को फिल कर सकता है, लेकिन जिसमें इसके हाई स्कोर होंगे वही एक्सेप्ट किया जाएगा। लेवल ऑफ एजुकेशन में हमारे पास उसकी हाई स्कूल का एजुकेशन आ जाती है क्योंकि एक स्टूडेंट बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है। आप अपना हाई स्कूल का नेम लिखेंगे, उसकी कंट्री मेंशन करेंगे, अपना पीरियड ऑफ अटेंडेंस मेंशन करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो अपनी ग्रेजुएशन डेट मेंशन करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखेंगे जो कि आपके प्रोविंशियल सर्टिफिकेट में मेंशन होगी। इसी तरह अगर कोई एप्लीकेंट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के साथ अप्लाई कर रहा है फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम तो वो सेम इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करेगा जैसे कि हमने हाई स्कूल के लिए अभी फिल की है। हैव यू एवर अर्न अ बैचलर डिग्री इन अ पास, इसको आपने नो क्लिक करना है क्योंकि आप बैचलर डिग्री में अप्लाई जब कर रहे होते हैं तो आपके पास पहले बैचलर डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास है और अगर आप इसको यस कर देते हैं तो आप एक्सक्लूड हो जाएंगे एप्लीकेशन के प्रोसेस से। फिर आपके पास आपका इन्फॉर्मेशन आती है ऑन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे आपका जो भी स्कोर परसेंटाइल मींस आपके स्कूल में या कॉलेज में जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्राइटेरिया फिल करेंगे। इसके लिए जैसे कि हमने लास्ट टाइम गाइडलाइंस में देखा था, हमारे पास ये गाइडलाइंस हैं। लेट्स से अगर किसी एप्लीकेंट का ग्रेडिंग सिस्टम 100 है, 100 स्केल पॉइंट में से होता है स्कूल में, तो अगर इसके मार्क्स 95 हैं, ठीक है, तो वो इस यहाँ पे 95 सबमिट करेगा यहाँ पे। और अगर उसके मार्किंग क्राइटेरिया सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज हुआ है तो वो उसको मेंशन करेगा, अदरवाइज वो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देगा। मेक श्योर जो कॉलम आप पे एप्लीकेबल नहीं है
और उनमें एग्जांपल्स मेंशन हैं, आपने उनको डिलीट कर देना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में से। जैसे कि स्कोर परसेंटाइल के वक़्त मेरे पास सिर्फ 100 ग्रेड वाला कॉलम एप्लीकेबल था, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ताकि ये एप्लीकेशन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। और आप जितनी नीट और क्लीन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उतने चांसेस होते हैं कि आप अपने फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कंप्लीट कर सकें, आइदर यूनिवर्सिटी ट्रैक में या फिर एम्बेसी ट्रैक में। फिर आपने यहाँ बताना है कि आपकी चॉइसेस ऑफ डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी क्या है। हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी चॉइस हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, बट हमारी पहली चॉइस हमेशा टाइप बी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और फिर हमारे पास सेकंड और थर्ड चॉइस टाइप ए होनी चाहिए। फील्ड ऑफ डिवीजन हम अपने यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास ये फील्ड ऑफ डिवीजन है। लेट्स से हम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ से फील्ड ऑफ डिवीजन कॉपी करेंगे और इस फॉर्म में लिख देंगे, ताकि किसी भी तरह का एरर का चांस ना हो। और लेट्स से हमारी यूनिवर्सिटी जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टाइप ए यूनिवर्सिटी या टाइप बी यूनिवर्सिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एम्बेसी के केस में हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी बनती है, टाइप ए, टाइप बी। अब ये टाइप ए यूनिवर्सिटी है, तो इट मीन्स कि मैं इसको नंबर 1 पे नहीं लिख सकती, मुझे इसको नंबर 2 पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करूँगी, अपनी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट मेंशन करूँगी, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। और उसके बाद मैं अपना यूनिवर्सिटी का मेजर मेंशन करूँगी, जो कि इसी एक्सेल फाइल में ही मेंशन होगा। अगर इस एक्सेल फाइल में मेंशन नहीं है, तो फिर आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है नीचे कि आप इस कॉलम को फिल करते हुए काइंडली यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन वाली फ़ाइल को रेफ़र करें। और एम्बेसी ट्रैक के स्टूडेंट 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड ऑफ डिवीजन और डिपार्टमेंट का नेम शुड बी मैच द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल। अगर आपने पहले कभी साउथ कोरिया विजिट किया हुआ है, तो आप अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन देखें कि आपका पीरियड क्या था, आपका स्टडी ऑफ स्टे, पर्पस ऑफ स्टे क्या था, आपने कौन सी सिटी या रीजन में स्टे किया था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, और आपका वीज़ा टाइप क्या था। अगर ये चीज़ आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो जितने भी ये एग्जांपल्स हमारे गिवन है पिंक की फॉर्म में, इसको आप डिलीट कर देंगे, ताकि एप्लीकेशन में कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आपको कभी स्कॉलरशिप मिली है कोरियन गवर्नमेंट से, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज इस कॉलम को भी खाली छोड़ देंगे। एंड पे जब आप इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेंगे, तो आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, अपना नेम मेंशन करना है जो कि आपके पासपोर्ट पे अवेलेबल है, और उसके बाद आपने यहाँ पे बाय हैंड सिग्नेचर करने हैं, मीन्स बॉल पेन सिग्नेचर करने हैं। इस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म 2, जो कि पर्सनल स्टेटमेंट का फॉर्म है। अब पर्सनल स्टेटमेंट के फॉर्म में उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ये फॉर्म आइदर कोरियन या इंग्लिश में फिल होना चाहिए। ऐसे शुड बी सिंगल स्पेस विद 2 पेजेस विद द फॉन्ट टाइम न्यू रोमन्स, और साइज़ आपके फॉन्ट का 11 होना चाहिए। और ऐसे शुड बी कंटेन द फॉलोइंग आइटम्स, और प्लीज़ रिमूव द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर रीडिंग इट। जब आप इसको रीड कर लेंगे, तो आपने इस गाइडलाइंस को डिलीट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन का जो एसे है, वो आपकी मोटिवेशन कंटेन करता हो विद विच यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपने कोई अवार्ड्स या पेपर पब्लिश किया तो वो। और ये उन्होंने मेंशन की है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू सबमिट द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट दैट कैन प्रूव दैट व्हाट यू डिस्क्राइब इन दिस पर्सनल स्टेटमेंट। प्लीज़ नंबर ईच डॉक्यूमेंट एंड सबमिट दैट एज अदर डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड इन सिंपल कॉपीज विदाउट ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है, आपने उसको नंबर दे के मेंशन करना है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे इस नंबर को शो कर रहा है। लेट्स से मैं बात करती हूँ कि मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी, और मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि मेरे हाई स्कूल में 97% मार्क्स आए हैं, सॉरी 97% मार्क्स आए हैं। तो मैं इस 97% के ऊपर डेफिनेटली मैं एक साथ अपना सर्टिफिकेट अटैच करी हूँ, तो मैं सुपर स्क्रिप्ट में जाऊँगी और उसे 1 मेंशन करूँगी, और फिर अपने उस डॉक्यूमेंट को 1 का लेवल दे के अदर डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर रही होंगी, ताकि जो भी मेरी एप्लीकेशन देखे, उसको पता चल जाए कि 1 नंबर डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरे अदर डॉक्यूमेंट्स में 1 नंबर को शो कर रहा है। जब आपने इस
पर्सनल स्टेटमेंट को 2 पेजेस पे कंप्लीट कर लेना है, तो आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, डेट मेंशन करनी है, अपना एप्लीकेंट नेम मेंशन करना है, अपना सिग्नेचर मेंशन करना है जो कि बाय हैंड होने चाहिए। आगे आपका स्टडी प्लान है। अगेन आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद रिमूव कर देना है। इस स्टडी प्लान को लिखने के लिए आपके पास 3 पेजेस की स्पेस है और आपके पास फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन्स होना चाहिए, सिंगल स्पेस होनी चाहिए और साइज़ 11 होना चाहिए। लैंग्वेज प्लान सबसे पहले आपने डिस्कस करना है कि आप कोरियन और इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बिफोर एंड आफ्टर कमिंग टू कोरिया। आपका स्टडी प्लान होना चाहिए कि आप वहाँ कोरिया में रहते हुए स्टडी कैसे करेंगे। अगर किसी ने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू किसी ऑलरेडी प्रोफेसर को कांटेक्ट किया हो तो वो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। फ्यूचर प्लान में आप अपना फ्यूचर प्लान बता रहे होंगे कि आप जब जीकेएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो आप कोरिया में रहेंगे या कोरिया से अलावा किसी कंट्री में रहेंगे, तो आपका क्या प्लान होगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास 3 पेजेस हैं और जब आप एक मरतबा इस डॉक्यूमेंट को फिल कर लेंगे, आप अपनी डेट मेंशन करेंगे, एप्लीकेंट नेम मेंशन करेंगे और सिग्नेचर करेंगे बाय हैंड। रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस गिवन है, प्लीज़ फिल इट इन योर नेम एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिलो एंड डिलीवर ऑन ईमेल इन दिस फॉर्म टू अ पर्सन हु विल राइट द रिकमेंडेशन लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये फॉर्म फिल करके अपने रिकमेंडर के पास ले जाना है जो कि आपको रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे रहा होगा। अब आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो मस्ट भी आपके स्कूल के लेटर हेड पे होना चाहिए और वो लेटर हेड जिस पे प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल हो। अब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, अपना नाम फिल करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट नेम, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करें, आपका इंटेंडेड मेजर क्या है और वो चीज़ इंटेंडेड मेजर आप अगेन फील्ड ऑफ डिवीजन को मेंशन कर रहे होंगे यहाँ पे। फिर आप बता रहे होंगे कि अपनी आपकी रिकमेंडर का नेम क्या है, आपके रिकमेंडर के सिग्नेचर, उसकी डेट, जिस डेट को आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया है उससे, पोजीशन और टाइटल क्या है, स्कूल उसका इंस्टीट्यूशन क्या है, एड्रेस क्या है, ज़िप कोड, ईमेल और टेलीफ़ोन नंबर। अगर कोई स्टूडेंट एम्बेसी के केस में अप्लाई कर रहा होगा तो वो एप्लीकेशन रिकमेंडेशन लेटर 4 टाइम्स लेगा। यहाँ पे चीज़ मेंशन है, फॉर द रिकमेंडर्स ऑफ एम्बेसी ट्रैक प्लीज प्रिंट आउट और मेक 3 एडिशनल कॉपीज ऑफ द लेटर यू रोड एंड साइन ऑल कॉपीज 1 ओरिजिनल एंड 3 फोटोकॉपी लेटर्स रिस्पेक्टिवली। और आप उन सब में ये फॉर्म सेपरेटली हर कॉपी के साथ डाल रहे होंगे और आपने वो रिकमेंडेशन लेटर सील देना है। सील का मतलब ये कि रिकमेंडेशन लेटर लेटर हेड पे हो गया, उसमें प्रोफेसर ने आपके बारे में लिख दिया, उसको आपने वाइट कलर के A4 एनवेलप में लेना है और उस लेटर को और इस फॉर्म को आपने उसके अंदर डालना है और फिर उसे अपने टेप से या ग्लू से सील करवा के, जहाँ सील करवाएंगे वहाँ प्रोफेसर के सिग्नेचर लेने हैं। आगे आपके पास फॉर्म नंबर 5 आता है, GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म। इसमें सारे हमारे पास जितने भी क्लॉज हैं उसको हमें ओबे करना ही पड़ेगा। इस सबको आप टिक कर देंगे। आप एक मतलब इनको पढ़ लें, ये बहुत बेसिक से बातें हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपना प्रोग्राम चेंज नहीं करेंगे, आप साउथ कोरिया आने के बाद लॉज को फॉलो करेंगे, आप अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा ये बात मेंशन है कि आप फॉर्म जब सबमिट कर रहे होते हैं तो वो पूछ रहे हैं एग्रीमेंट ऑन कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जीके स्कॉलर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास 5 साल तक रह सकते हैं उनके नेशनल डेटाबेस में। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारा डेटा वैसे भी हर जगह बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। आप इसको एग्री करेंगे, आपने डिसएग्री नहीं करना किसी भी सूरत में। नेक्स्ट भी आपने एग्री ही करना है, फिर आपने अपना डेट, एप्लीकेंट नेम और सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे। अगर आपकी आगे फॉर्म नंबर 6 है जो कि पर्सनल मेडिकल असेसमेंट है। इसमें अपना अपना जेंडर बताना है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आप पे एप्लीकेबल होता है तो उसको येस करें, अदरवाइज सबको नो कर दें। अगर कोई येस करता है तो उसको एक्सप्लेन करें कि कैसे। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्पेशल डाइट पर हैं तो बताएं कि आपकी स्पेशल डाइट का क्या मसला है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज़ है तो वो बताएं कौन सी डायबिटीज़ की टाइप 2 है, टाइप कौन सी, टाइप ए या टाइप 2। और वंस ये एप्लीकेशन फिल हो जाएगा, आपने इसका प्रिंट आउट लेना है एंड सेम एज इट इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है। वंस आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराने के लिए रेडी हैं। लेकिन हम जैसे फर्स्ट पेज पे वापस दोबारा चलते हैं, अब ये हमारे पास फॉर्म 1 टू फॉर्म 6 हुआ। फॉर्म 7 आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा जो कि ओरिजिनल कॉपी होगी। उसके पास आपकी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आएगा, फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आएगी,
और आपकी ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट आएगा और एसोसिएट डिग्री की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आएगी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होने चाहिए। अपोस्टाइल से मुराद ये कि पहले आपने अपने बोर्ड से टेस्ट कराने हैं, फिर मोफा से टेस्ट कराने हैं, उसके बाद मोफा के पास दोबारा लेके जाना है ताकि वो अपोस्टाइल कर सकें। मोफा अटेस्टेशन और मोफा अपोस्टाइल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने जब एक मरतबा अपनी एप्लीकेशन सारी सबमिट कर ली है तो आपने ये फॉर्म, ये पेज जो है एप्लीकेशन चेक लिस्ट का सबसे ऊपर रखना है। आपके पास ये एक्सेल की फाइल्स हैं जिसमें आपके पास यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि यूनिवर्सिटी आइदर एम्बेसी ट्रैक ए पे फॉल करती है, ये ट्रैक एम्बेसी टाइप ए की है, टाइप बी की है। इसी तरह अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखें इसी फाइल में जाके, लेट्स से ईवा वुमेन यूनिवर्सिटी को, तो वो भी टाइप ए की यूनिवर्सिटी है हमारे पास, और उन्होंने लोकेशन भी बताई हुई है, उन्होंने बैचलर डिग्री बता दी है, आपका फील्ड ऑफ स्टडी बता दिया है, सब कुछ। हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन गाइडलाइंस डिस्कस की थी और आज की वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस किया है। अगर किसी को स्टिल कोई क्वेश्चन है तो हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं। अब उन्होंने पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शुड आई सबमिट माई पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी। उन्होंने बताया है कि इट इज़ नेसेसरी टू सबमिट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आइदर एप्लीकेंट बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्टर दैट प्रूव्स यू एंड योर पेरेंट्स रिलेशनशिप। उन्होंने कहा है कि नेसेसरी है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मेंशन सबमिट किया जाए जो आपका और आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप प्रूव कर रहा हो। और मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि इस स्टेज पे आपने अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। माई फादर हैज़ रिसीव्ड लॉन्ग टाइम एंड आई कैन नॉट प्रूव हिज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी भी एक पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है या डिवोर्स हो चुका है तो आप उसका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर रहे होंगे। My parents and I hold different citizenship. Am I eligible to apply? Yes, you may, as long as you and your parents do not hold the Korean citizenship. आपकी एलिजिबिलिटी उस वक्त तक है जब तक आप कोरियन सिटीजनशिप अब नहीं कंटेन करते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप या आपके पेरेंट्स डुअल नेशनलिटी होल्ड करते हैं जिसमें कोरिया की नेशनलिटी नहीं भी आती, तब भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे हमारे पास है, माई कंट्री इज़ नॉट लिस्टेड इन द एप्लीकेशन गाइडलाइंस, कैन आई अप्लाई फॉर द GKS अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उन्होंने ये चीज़ बताया हुआ है कि जो अगर आपकी कंट्री गाइडलाइंस में नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री का अपना कोटा होता है। आई हैव स्टडीड इन कोरिया एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम? येस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि आपका हाई स्कूल डिप्लोमा जो है वो कोरियन स्कूल की साइड से इशू नहीं किया गया। आई हैव अ बैचलर डिग्री, कैन आई अप्लाई टू अंडर ग्रेजुएट फॉर अ बैचलर डिग्री? नो, यू आर नॉट एलिजिबल। Am I planning to graduate from high school in early March 2025? May I apply for 2025 undergraduate program? No, you are not. उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई कि वो स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो 31 दिसंबर 2024 या इस साल के लिए 2025 तक सबमिट कर सकते हैं, वही एलिजिबल हैं। It takes 1 year in my country to get a diploma after my graduation. Can I apply with provincial graduation certificate? अब ये कंट्री टू कंट्री सिचुएशन वेरी करती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोविंशियल सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं और आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो दिसंबर 31 तक सबमिट कर सकते हैं तो देन आप आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी एक्सेप्टेंस हुई भी होगी तो आपकी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। The grades in my transcript school reports are different from the CGPA scale in the guidelines. How should I submit my CGPA? Can I use the score I converted from the grade conversion website such as scholar.com? अगर फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेडिंग सिस्टम विजिबल नहीं है आपकी मार्किंग शीट पर और आपने इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपनी ग्रेडिंग खुद की है जो कि GKS के पॉइंट स्केल के इक्वल है, तो आपने उस कन्वर्जन शीट को अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिन के पास लेके जाना है और उनसे वेरीफाई करवाना है वो चीज़। अगर आप वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट इरेलीवेंट हो जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। माई स्कोर इज़ बिलो 80%, एम आई नॉट एलिजिबल टू अप्लाई? यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एज लॉन्ग एज यू आर रैंक विद इन द टॉप 20 ऑफ स्टूडेंट्स। लेट्स से अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का CGPA लेट्स से बात करते हैं किसी का ग्रेडिंग सिस्टम पाकिस्तान में जो है वो 79 था,
उसके 100 में से 79% मार्क्स थे, ठीक है। अब वो 80% पे नहीं पूरा उतरता, लेकिन अगर वो अपनी क्लास में अपनी रैंकिंग देखे और लेट्स से वो अपनी क्लास की रैंकिंग वाइज 19 या 18 नंबर पे रैंक करता है, तो वो अपने स्कूल से एक डॉक्यूमेंट इशू करवा सकता है जिसमें एक चीज़ मेंशन हो कि वो टॉप 20 में रैंक करता है अपनी क्लास में, तो फिर उसकी एलिजिबिलिटी है। My academic transcript school report only indicates CGPA and does not offer CGPA by semester, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो सेमेस्टर वाइज सीजीपीए नहीं प्रोवाइड करता, तो आपको उस बॉक्स को फिल करने की नहीं ज़रूरत। आपको सिर्फ अपना फाइनल सीजीपीए और अपना पॉइंट स्केल पे अपना परसेंटेज मेंशन करनी है। अदर एलिजिबिलिटी, I meet all the application requirement listed in the application guidelines. Does this mean that I am qualified to apply to all GKS partner universities? Not necessarily. अगर फॉर एग्जांपल आप सारी अपनी एप्लीकेशन गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आइल्स का अप्लाई कर रहे हैं और आपके आइल्स के स्कोर एम्बेसी में सबमिट होते हैं, मिनिमम एक्सेप्ट होते हैं 6, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की डिमांड 7.5 है, तो आप यूनिवर्सिटी की डिमांड को भी साथ फुलफ़िल कर रहे होंगे। एम आई करेंटली लिविंग इन कोरिया, कैन आई अप्लाई टू दिस प्रोग्राम? आप अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि आपकी सिटीजनशिप साउथ कोरियन नहीं है। लेकिन फिर ऐसे केस में अगर फॉर एग्जांपल आपको जीकेएस मिल जाती है, तो फिर आपको इनिशियली जो राउंड ट्रिप एयर फेयर होता है वो नहीं मिलता। एप्लीकेशन सबमिशन, मे आई अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम बाय सबमिटिंग माई एप्लीकेशन टू NIIED डायरेक्टली? नहीं, आपको अपनी एप्लीकेशन आइदर यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है या एम्बेसी को। NIIED को आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं डायरेक्ट करते, वो एम्बेसी या यूनिवर्सिटी करती है। वन इज़ द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डेडलाइंस होती हैं। एम्बेसी के केस में आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के केस में आपको यूनिवर्सिटी बता देती है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है कि उनकी डेडलाइन क्या होगी। हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेंट एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई कर रहा है या यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई कर रहा है, तो वो इस डेडलाइन को कैसे देख सकता है। अपोस्टाइल और कॉन्सुलर कंफर्मेशन, फॉर द लीगलाइजेशन ऑन रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स कैन आई चूज बिटवीन अपोस्टाइल और कॉन्सुलर कंफर्मेशन? अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप अपोस्टाइल या कॉन्सुलर में से कोई एक करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मार्च 2024 से पहले अपोस्टाइल नहीं होते थे डॉक्यूमेंट, तो हमें कॉन्सुलर करवाने पड़ते थे, मीन्स हमें एम्बेसी जाना पड़ता था। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान में अपोस्टाइल होते हैं, तो एम्बेसी ने अपनी वो जो सर्विसेज हैं वो डिसकंटिन्यू कर दी हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल ही करवाने हैं। कैन आई सबमिट एन ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट विदाउट अपोस्टाइल? उन्होंने चीज़, अगर क्या आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं जो कि अपोस्टाइल और कॉन्सुलर कंफर्मेशन ना हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हर हाल में होने चाहिए, और आपने कभी भी सबमिशन के वक्त अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेनी है एंड कॉपी को अपोस्टाइल करवाना है। आई हैव obtained an apostille on my graduation certificate in the past. Can I make a copy of it and submit it instead? इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंपल कॉपी एंड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको बताया कि आपने अपनी सर्टिफिकेट की कॉपी लेके उसको अपोस्टाइल करवाना है, उस पर एक अलहदा स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास आपकी ओरिजिनल कॉपी पे स्टैंप लगी हुई है, आप उसकी सिंपल फोटो कॉपी ले रहे हैं उसको सबमिट करें, आपने ऐसा नहीं करना। हाउ शुड आई सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स विद ट्रांसलेशन? ऑल एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट written in the Korean or English must be accompanied with the certificate translation. For required document, apostille or consular confirmation is required. Either original documents are or in certified translations. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोरियन या इंग्लिश में नहीं हैं, लेट्स से फ्रेंच में हैं, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उस ट्रांसलेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अपोस्टाइल करवाएंगे। I submitted my original graduation certificate but it cannot be reissued anymore. Can it be returned? नहीं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स सेकेंड राउंड में एम्बेसी के पास जा चुके होंगे नीट को। अच्छा, इसमें हमारे पास दो केस हैं। अगर आप एम्बेसी के केस में अप्लाई करते हैं और आपका फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कंप्लीट नहीं होता, तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एम्बेसी के रिजर्व के स्टूडेंट्स में थे और आपके डॉक्यूमेंट्स नीट को भेज दिए गए हैं, तो देन आपको डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के केस में आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, तो आपको कभी भी वापस नहीं मिलते। आइदर आप नीट को रिकमेंड होते हो या नहीं होते, वो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। कैन आई सबमिट माई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दैट वाज अपोस्टाइल लास्ट ईयर?
येस, अगर उसमें एक्सपायरेशन डेट नहीं अवेलेबल तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो ऑथेंटिसिटी होती है वो 2 ईयर्स तक होती है। हु शुड आई ऑब्टेन माई रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम? आप अपना रिकमेंडेशन लेटर अपने हाई स्कूल टीचर से, अपने स्कूल प्रिंसिपल से या चेयर ऑफ़ योर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। मस्ट आई सबमिट द सर्टिफिकेट्स ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोरियन एंड इंग्लिश? ये ऑप्शनल सर्टिफिकेट्स हैं, बट वो भी बात है कि हाईली रिकमेंड किए जाते हैं। आई एम प्लानिंग टू अप्लाई थ्रू GKS यूनिवर्सिटी ट्रैक, कैन आई सबमिट माई एप्लीकेशन टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़? नो। एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। हाउ विल आई नो इफ़ आई पास ईच असेसमेंट? हमारे पास हर राउंड के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जाते हैं एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की साइट से। इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल GK स्कॉलर टू पास एट लीस्ट लेवल 3 इन टॉपिक आफ्टर 1 year ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम? येस, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी फुलफिल करते हैं। If I become a GKS scholar, will I be assigned to Korean language institution at a different region of my degree university? Not anymore. पहले ऐसे होता था कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी लेट्स से SNU है और आप वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज का प्रोग्राम ऑफर नहीं होता तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते थे। लेकिन अब आप जिस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होता है, आप उसी यूनिवर्सिटी में अपनी कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट करते हैं। मे आई बी एग्जाम फॉर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम? आप उस सूरत में कर सकते हैं जब कि आपके पास टॉपिक लेवल 5 या 6 हो अप्लाई करने के वक्त। मे आई चेंज माई फाइनल यूनिवर्सिटी चॉइस ड्यूरिंग माई कोरियन लैंग्वेज और ड्यूरिंग माई डिग्री प्रोग्राम? नहीं, आप नहीं चेंज कर सकते। और यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। अगर स्टिल किसी को कोई इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कोई इशू है तो वो NIIED को ईमेल कर सकता है। अदरवाइज़ हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ डिस्कस कर ली है। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ खुदा हाफिज़, बाय।